हाय एवरीवन, मैं हूं सैफ एंड वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट स्टेप एजुकेशन पर। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट। इस बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास के बाद 5 या 6 क्लासेस और आएंगी इसी टॉपिक पर, जो होंगी क्वेश्चन बेस्ड, और पूरा कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएगा। इन सारी की सारी क्लासेस को देखने के बाद आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक में, ये मेरी गारंटी है। चाहे आप इंडिया के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, कहने का मतलब साफ है कि उस एग्जाम में ये टॉपिक आना चाहिए। क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे की क्लासेस को देखने का कोई मतलब नहीं बनता है अगर आपने ये बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास अच्छी तरह से नहीं देखी है, नहीं समझी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि मैथमेटिक्स के 90% टॉपिक्स में रेशो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट अपना रोल पूरी तरह से प्ले करता है। तो मेरा सजेशन आपको है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले रेशो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझ लेना चाहिए। सुनाओ, बात करते हैं व्हाट इज रेशो एंड व्हाट इज प्रोपोर्शन। सबसे पहले समझना भी यही जरूरी है, व्हाट इज रेशो। अगर मैं रेशो की बात करूं तो 2 वर्ड में मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं। सबसे पहला वर्ड है मेरा आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन किस चीज का? किसी भी वैल्यू और डिवीजन का। अब कोई भी अगर फिगर दिया हुआ है तो एक नजर पड़ते ही मुझे आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या है, मतलब एक्चुअल फिगर क्या हो सकता है। ठीक है, ये तो आइडेंटिफिकेशन हो गया वैल्यू का। अब डिवीजन का कैसे करेंगे? मतलब किसी भी फिगर को हमने डिवाइड कर दिया, वो 2 लोग हो चाहे 2 से ज्यादा हो, तो उनके बीच किस तरह का डिवीजन है, किस रेशो में डिवीजन है, उसको भी हम आइडेंटिफाई करेंगे रेशो से। देखते हैं किस तरह से। मान लीजिए 1 लाख रुपीज है। 1 लाख रुपीज को ए, बी और सी में डिवाइड किया। ए को दिए हमने 20,000 रुपीज, बी को दिए 30,000 रुपीज एंड सी को दिए 50,000 रुपीज। ऑब्वियसली सी को 50,000 ही मिलेंगे। ठीक है, अब एक नजर पड़ते ही आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम किसी भी वैल्यू को कि 1 लाख रुपए को 20,000, 30,000, 50,000 में हमने डिवाइड कर दिया, तो टोटल फिगर हमारा हो गया 1 लाख। तो ये तो हो गई हमारी वैल्यू का आइडेंटिफिकेशन। दूसरी चीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ डिवीजन। तो डिवीजन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अगर रेशो में कोई भी वैल्यू दी हुई है तो वो इस तरह से पूरा फिगर नहीं दिया हुआ होता। एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो रेशो होता है हमारा, वो एक्चुअल वैल्यू कभी भी नहीं होता है। ये बहुत ज्यादा बार हम गलती कर जाते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ होता है रेशो और हम उसको एक्चुअल वैल्यू मान लेते हैं। वो एक्चुअल वैल्यू बिल्कुल नहीं होता है, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ वैल्यू होता है, या फिर रिलेशन बिटवीन 2 फिगर्स या 2 और मोर फिगर्स। ठीक है, रिलेशन होता है 2 या 2 से ज्यादा फिगर के बीच। अब 1 लाख रुपए को हमने ABC में डिवाइड किया, तो उसका रेशो क्या बैठेगा हमारा? 2, 3 और 5। अब 2:3:5 को देखते ही हम आइडेंटिफाई कर जाते हैं कि 1 लाख रुपए को जैसे ही हमने इसमें डिवाइड किया 3 लोगों में, तो ए को कितना मिला होगा, बी को कितना मिला होगा, सी को कितना मिला होगा। ठीक है, अगर फिगर कोई टिपिकल दिया हुआ है, ये तो 1 लाख है दिख रहा है सीधा सीधा, 20,000, 30,000, 50,000। लेकिन अगर कोई फिगर इस तरह का हो, बड़ा हो, बहुत ज्यादा बड़ा हो, या फिर कोई टिपिकल फिगर हो 1,25,240 रुपए, इस तरह का कुछ हो, तो हम एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए फिर तो हम सॉल्यूशन पर जाएंगे, वो बात करेंगे हम आगे की क्लासेस में। अब अगर हम बात करें रिलेशन और कंपैरिजन ऑफ अ वैल्यू, मतलब कहने का साफ है कि किसी भी 2 फिगर के बीच रिलेशन क्या है, 2 राशियों के बीच, 2 टर्म्स के बीच या 2 फिगर्स के बीच रिलेशन क्या है, और कंपैरिजन किस तरह से हम करेंगे एक नजर डालते ही। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1,40,000 रुपीज को डिवाइड किया गया है ए और बी में, और रेशो है 2 और 5 का। 2 और 5 के रेशो में हमने 1,40,000 को डिवाइड कर दिया। ए और बी के बीच का जो रेशो है वो है 2 और 5। ठीक है, अब इनके बीच रिलेशन क्या है? अब ये 2 राशियां हैं, 2 टर्म हैं, इनके बीच रिलेशन का हमें पता चल रहा है कि 2 और 5 का रिलेशन है। ठीक है, लेकिन अगर हमें कंपेयर करना हो, 1,40,000 को कंपेयर करना हो कि 2 लोगों में किस रेशो से बटा हुआ है, तो
सीधा सीधा देखते ही हमें पता चल जाता है कि ए जो है ना, मतलब बी की जो वैल्यू है वो ए से 2.5 गुना है। ठीक है, रेशो को देखते ही हमें आइडेंटिफाई हो रहा है कि बी जो है ना वो ए से 2.5 गुना है, मतलब बी को ए से 2.5 गुना ज्यादा पैसे दिए गए हैं। अब यहां पर तो 1,40,000 है, तो हमें सीधा सीधा वैसे भी दिख जाएगा कि 40,000 यहां पर, 1 लाख यहां पर आएंगे। लेकिन अगर फिगर बहुत ज्यादा बड़ा हो तो कैसे पता करेंगे, वो हम पता करते हैं रेशो से। ठीक है, कंपैरिजन एकदम हो जाता है, कंपेयर कर लेते हैं हम देखते ही कि किसको किससे कितना ज्यादा और कितना कम, मतलब अंदाजा हम लगा लेते हैं। अब ये तो थियोरी हो गई रेशो की। अब हम बात कर लेते हैं प्रोपोर्शन की। व्हाट इज प्रोपोर्शन? जैसे ही प्रोपोर्शन वर्ड मेरे सामने आता है तो मैं एक वर्ड बोलूंगा, वो क्या होगा, वो होगा ग्रुपिंग। मतलब 2 या 2 से ज्यादा रेशो के बीच जो रिलेशन होता है उसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो यहां पर हम सीधा सीधा सिर्फ 2 ग्रुप की बात करेंगे और उनके बीच प्रोपोर्शन की बात करेंगे। अब 2 ग्रुप क्या होंगे? ए ग्रुप जिसमें रिलेशन होगा रेशो का, और बी ग्रुप जिसमें भी रिलेशन होगा रेशो का। अब ये ए ग्रुप हो गया, ये बी ग्रुप हो गया। प्रोपोर्शन का मतलब है कि इस ग्रुप और इस ग्रुप के बीच का रिलेशन, और प्रोपोर्शन का जो साइन होता है वो होती है ये 4 डॉट्स। ठीक है, अब इसका यूज हम करते कहां पर है? इसका यूज हम वहां पर करेंगे जहां पर हमें 2 रेशो दिए होंगे और उनको इक्वल रखने की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, ए और बी को जो रेशो है उसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी, और ये जो प्रोपोर्शन का साइन है इसकी जगह पर हम इक्वल टू लिख देते हैं और सी अपॉन डी लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये सिंपल टर्म में आ गया। यहां पर सीधा सीधा लिखने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो मेरी आइडेंटिटी बन जाएगी ए डी इज इक्वल टू सी बी। ठीक है, ए डी इज इक्वल टू सी बी मेरी आइडेंटिटी बन जाएगी। लेकिन डायरेक्टली हम इसको कैसे करेंगे? ए रेशो बी प्रोपोर्शन है सी रेशो डी के बीच। ठीक है, 2 ग्रुप हैं, प्रोपोर्शन में है, तो हम क्या करेंगे, आउटर टर्म की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और इनर टर्म की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या बनेगा, आउटर टर्म को मल्टीप्लाई कर दो और इक्वल कर दो इनर टर्म की मल्टीप्लीकेशन को। आउटर टर्म एंड इनर टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करा दो और उनको एक दूसरे के इक्वल लिख दो। तो आउटर टर्म कुछ भी हो, यहां पर ए और डी है तो मैं इनकी मल्टीप्लीकेशन करा देता हूं, ए इंटू डी इज इक्वल टू रखूंगा मैं बी इंटू सी, और ये हमेशा ही इक्वल होगा। अगर 2 रेशो प्रोपोर्शन में है तो उनके आउटर टर्म की मल्टीप्लीकेशन एंड इनर टर्म की मल्टीप्लीकेशन हमेशा ही इक्वल होती है। तो मेरी आइडेंटिटी यहां पर बन जाएगी a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। तो यहां पर प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट में हमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि इसमें होते हैं 4 टर्म। उन 4 टर्म में से ए बी सी डी 4 टर्म में से कोई भी एक टर्म वो देगा नहीं, और उसकी वैल्यू अगर हमें बतानी हो, मान लीजिए 4:6 है और प्रोपोर्शन में है 5, और यहां पर बताना है ये वाला टर्म मतलब d, तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा आउटर टर्म की मल्टीप्लीकेशन करा देते हैं x इंटू 5 और इक्वल रख देते हैं 6 इंटू 5 के। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 5 अपॉन 5, 5 से 5 गया तो x की वैल्यू हो जाएगी 6। कहने का मतलब x की जगह पर आएगा 6। दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, 2:3 और प्रोपोर्शन में है 5 और यहां पर पूछा गया है चौथा टर्म। ठीक है, तो उसको मैं x मान लूंगा। तो आउटर टर्म की मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू होती है इनर टर्म की मल्टीप्लीकेशन। कहने का मतलब होगा इसकी मल्टीप्लीकेशन कराने के बाद इक्वल रखना पड़ेगा इसकी मल्टीप्लीकेशन को। तो 5 3 जा 15 और इक्वल होगा 2 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू आ जाएगी अपॉन 2। तो 15 अपॉन 2 मतलब कहने का 7.5। अब यहां पर 7.5 रख के अगर मैं देखूं, 7.5 की मल्टीप्लीकेशन 2 में कराओ तो 15 आएगा और 5 3 जा 15 होता है। मतलब आउटर टर्म की मल्टीप्लीकेशन इक्वल होती है हमेशा ही इनर टर्म की मल्टीप्लीकेशन। अब
यहां पर उसने दे दिया कुछ और, ठीक है, यहां पर दे दिया उसने 6 और यहां पर उसने कुछ नहीं दिया, ये बताना है हमें, ठीक है। प्रोपोर्शन में कोई भी टर्म अगर नहीं देगा तो सिर्फ सीधा कॉन्सेप्ट यही चलेगा, आउटर टर्म एंड इनर टर्म वाला, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 6 2 12 भाई, 6 2 12 इज इक्वल टू होगा x इंटू 5 के, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5 यहां पर आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 12/5, यहां पर आ जाएगा 12/5। यही बेसिक कॉन्सेप्ट आगे तक आएगा इसमें। अब हम बात करेंगे उन 4 चीजों की जो हमें बहुत ज्यादा परेशान करती रहती हैं इस टॉपिक में। सबसे पहली चीज क्या है मेरे सामने, मध्यानुपात। मध्यानुपाती क्या होता है, मध्यानुपाती का सीधा सीधा मतलब होता है कि 2 टर्म दिए गए हैं, उन दोनों टर्म को एक वर्ड में कैसे हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। देखते हैं किस तरह से। मान लीजिए 2 टर्म दिए गए हैं a एंड b और बोला गया है कि a एंड b के बीच मध्यानुपात बताइए, ठीक है, मध्यानुपाती बताइए a और b का, मतलब मीन प्रोपोर्शन। तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, मेरी आइडेंटिटी होती है अंडर रूट लगा दो और दोनों राशियों की मल्टीप्लीकेशन करा दो, अंडर रूट a एंड b, जो भी आंसर आएगा वो होगा मीन प्रोपोर्शन ऑफ a एंड b। फॉर एग्जाम्पल उसने दे दिया 4 एंड 9 कि इनके बीच मध्यानुपात बताइए, तो मैं क्या करूंगा, अंडर रूट 4 इंटू 9, आंसर आ जाएगा √36 और इसका आंसर होता है 6। तो 4 एंड 9 के बीच जो मीन प्रोपोर्शन होगा मेरा वो होगा 6, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आता है, इसके ऊपर मतलब जो आगे की क्लास होने वाली है कोई भी क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं आएगा, लेकिन ये बेसिक फंडामेंटल जो होता है इस चैप्टर का, उसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। अगर मीन प्रोपोर्शन पूछे तो वो सिर्फ 2 टर्म देगा, 2 फिगर देगा और पूछेगा उसका मध्यानुपाती बताइए, तो हमें क्या करना होता है, अंडर रूट और दोनों टर्म की मल्टीप्लीकेशन करा दो और उसको कर दो सॉल्व, कुछ भी नहीं है इसमें। अब बात करते हैं तृतीयानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शन की। थर्ड प्रोपोर्शन को समझने से पहले मैं फोर्थ प्रोपोर्शन को आपको समझाना बेटर समझूंगा, ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा क्यों। चतुर्थानुपाती में क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन में वो 3 टर्म देगा और चौथा पूछेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल a/b प्रोपोर्शन में है c और फिर रेशो यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर मान लूंगा मैं x, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शन होगा मेरा x, तो x को फाइंड करने के लिए क्या होगा, आउटर टर्म की मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू होती है इनर टर्म की मल्टीप्लीकेशन, प्रोपोर्शन में यही होता है, ठीक है। तो आउटर टर्म है मेरा a इंटू एक्स की मल्टीप्लीकेशन इक्वल होती है हमेशा इनर टर्म की मल्टीप्लीकेशन, तो b इंटू सी। तो आइडेंटिटी बन जाएगी मेरी x इज इक्वल टू BC/A। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन करना चाहते हैं तो ये आइडेंटिटी इसकी बन जाएगी x इज इक्वल टू BC/A। फॉर एग्जाम्पल उसने दे दिया 2 इंटू 5 और प्रोपोर्शन में है 4 और पूछ लिया उसने फोर्थ प्रोपोर्शन बताइए, तो ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन में x इज इक्वल टू होता है BC/A। अब BC ये है तो x की वैल्यू हो जाएगी मेरी 5 इंटू 4/A, a है यहां पर 2, तो 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, x की वैल्यू हो जाएगी मेरी 10। अब देख लीजिए 10 यहां पर रख करके 2 इंटू 10 20 और 5 इंटू 4 20, 20 इज इक्वल टू 20। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि फोर्थ प्रोपोर्शन को फाइंड करने के लिए आइडेंटिटी हो जाएगी x इज इक्वल टू BC/A, या फिर हम आउटर टर्म एंड इनर टर्म की मल्टीप्लीकेशन करके भी इसको फाइंड कर सकते हैं, और हमेशा ही इनर टर्म और आउटर टर्म की मल्टीप्लीकेशन इक्वल आएगी। अब इसी के बेस पे मैं थर्ड प्रोपोर्शन को फाइंड करूंगा कैसे। यहां पर फोर्थ प्रोपोर्शन को फाइंड करने के लिए वो टर्म देगा 3 टर्म देगा, चौथा टर्म पूछेगा, ठीक है। A B C देगा और D पूछेगा, D को मान लूंगा मैं x, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि वो A ना दे, B C और D दे, या फिर B ना दे, ठीक है। A B C देगा ही देगा डेफिनेटली, और A B C देने के बाद D पूछेगा। अब यहां पर थर्ड प्रोपोर्शन में क्या होता है, वो सिर्फ देता है 2 टर्म, A और B, सिर्फ 2 टर्म देगा और पूछेगा थर्ड प्रोपोर्शन, मतलब चौथा टर्म भी वो देगा नहीं। अब यहां पर क्या करेंगे,
प्रोपोर्शन हमें लगाना पड़ेगा और बी को करेंगे कॉपी। बी को यहां पर लिखने के बाद रेशो लगाएंगे और ये जो चौथा टर्म है इसको फाइंड कर लेंगे और इस चौथे टर्म को ही हम बोल देंगे थर्ड प्रोपोर्शन, क्योंकि थर्ड प्रोपोर्शन में हमने किया है बी को कॉपी। जिस चीज को हम कॉपी करते हैं वो आंसर नहीं होता है, ठीक है। जो आंसर आता है वही आंसर होता है, यह बात आप जानते भी होंगे। तो यहां पर मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, अब अभी मैंने आपको बताया कि थर्ड प्रोपोर्शन होगा मेरा x, तो x की वैल्यू क्या आएगी, a इंटू एक्स आउटर टर्म एंड इनर टर्म। a इंटू एक्स इज इक्वल टू होता है इनर टर्म तो b इंटू बी, तो x की वैल्यू मेरी आ जाएगी बी स्क्वायर अपॉन a। ये बन जाएगी मेरी आइडेंटिटी थर्ड प्रोपोर्शन की, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, या फिर मैं कह सकता हूं इनर टर्म की मल्टीप्लीकेशन अपॉन ए। अगर उसने फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन दे दिया इस तरह से कि 5 इंटू सिक्स और प्रोपोर्शन में है, नहीं प्रोपोर्शन में नहीं है, 5 इंटू 6 दे दिया और उसने बोल दिया कि थर्ड प्रोपोर्शन बताइए 5 इंटू 6 का। तो 5 इंटू 6 का थर्ड प्रोपोर्शन बताने के लिए मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा 6 को करूंगा यहां पर कॉपी और रेशो लगाऊंगा और यहां पर लिख दूंगा x। तो ये तो कॉपी किया है, ये तो मेरा आंसर नहीं होगा। x की वैल्यू फाइंड करेंगे, वही मेरा थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए डायरेक्ट आइडेंटिटी से क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो बी स्क्वायर क्या है, ये b और ये भी b, मतलब c की जगह पर b, क्योंकि हमने कॉपी किया है। तो 6 इंटू 6 अपॉन ए 5, तो मेरा आंसर आएगा 36 अपॉन 5, ठीक है। या फिर मैं लिख दूं यहां पर कोई ऐसी वैल्यू जो यहां से डिवाइड हो जाए, उस बात को छोड़ता है। 36 अपॉन 5 मेरा थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा। या फिर आउटर टर्म एंड इनर टर्म से हम कर सकते हैं। 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 इंटू 6, उससे भी हम फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चंस की जब क्लासेस होंगी तो और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब बात करेंगे कंपाउंड रेशो की। कंपाउंड रेशो क्या होता है, मतलब दो रेशो उनको कंपाउंड मतलब मिक्स कर देंगे और एक कंपाउंड बना देंगे उनका। कैसे, कोई भी दो रेशो दिए होंगे, मान लीजिए 2/5 दिया हुआ है भाई, 2:5 को मैं 2/5 लिख लेता हूं, ठीक है। और मल्टीप्लाई करा दिया है उसने 3/7 से, ठीक है। एक रेशो यह है 2:5, एक रेशो यह है 3:7 और मल्टीप्लाई करा दिया है। तो मल्टीप्लाई कराने के बाद सीधा सीधा क्या होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। 3 इंटू 2 6 अपॉन 7 5 35। तो आंसर आएगा मेरा 6/35। ये जो 6/35 है ये होगा कंपाउंड रेशो ऑफ 2:5 एंड 3:7। 2:5 एंड 3:7 का कंपाउंड रेशो होगा 6/35। तो इसमें हम सीधा सीधा क्या करते हैं, डायरेक्ट ऊपर के टर्म की ऊपर के टर्म के साथ मल्टीप्लीकेशन और नीचे के टर्म की नीचे के टर्म के साथ मल्टीप्लीकेशन। सुनाओ, अब हम बात करेंगे ऐसी दो कंडीशन की जो इस पूरे चैप्टर में ही आपको टाइम टू टाइम परेशान कर सकती हैं। अगर यहीं पर आपने 2 मिनट लगाकर सीख लिया तो पूरा चैप्टर आसान हो जाएगा आपके लिए। और ये कंडीशन सबसे ज्यादा यूज होती है इस चैप्टर में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 क्या होगी, वो रेशो देगा आपको फ्रैक्शन में। मतलब किस तरह से, उसने दे दिया 2/5, रेशो है 3/4 के साथ और रेशो है 5/2 के साथ, ठीक है। ये 3 टर्म दिए हैं उसने, 2/5, रेशो में है 3/4 और रेशो में है 5/2। ये आपस में ए, बी और सी हैं, कोई 3 बंदे और इनका रेशो है ये, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कंडीशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग इनको एक्चुअल रेशो में हमें लाना पड़ेगा, ठीक है। एक्चुअल टर्म में, मतलब एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेशो में हमें लाना पड़ेगा इसको। उसको हम कैसे लाएंगे, नीचे के जो टर्म हैं इनका लेंगे हम एलसीएम, ठीक है। नीचे के सारे टर्म का हम एलसीएम ले लेंगे। अब यहां पर 5, 4 और 2 का जो एलसीएम आएगा वो होगा 20। इनका एलसीएम आ जाएगा 20 और
20 एलसीएम आने के बाद सारे के सारे टर्म में 20 से करा देंगे मल्टीप्लीकेशन, सारे के सारे टर्म्स में 20 से मल्टीप्लीकेशन करा देंगे और उसको कर देंगे सॉल्व। 5 4 जा 20, 4 5 जा 20 और 2 10 जा 20। अब 4 2 जा 8, नीचे से खत्म हो गया, 5 3 जा 15 और 10 5 जा 50। अब एक्चुअल रेशो आने के बाद चेक कर लेंगे कि ये तीनों जो टर्म हैं ये किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं। तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, मतलब ये लीस्ट फॉर्म है किसी भी रेशो की। तो यही मेरा एक्चुअल आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन में इस तरह से अगर रेशो देगा और सॉल्यूशन मांगेगा तो पहले हम एक्चुअल रेशो में इसको कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, कंडीशन नंबर 2। अब कंडीशन नंबर 2 में क्या दे सकता है वो, मान लीजिए यही रेशो है 2/5, 3/4 एंड 5/2। यहां पर क्या करेगा वो, रेशो के साइन की जगह पर वो देगा इक्वल टू, कि 2 5 का रेशो इक्वल है 3 5 के रेशो से और इक्वल है 5 2 के रेशो से, मतलब आपस में ये इक्वल हैं। ठीक है, ये टर्म ये दो टर्म भी रेशो में है, ये भी रेशो में है, ये भी रेशो में है, लेकिन आपस में ये इक्वल हैं। अब इनको एक्चुअल रेशो में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहली वही चीज, अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें लाना पड़ेगा इनको एक्चुअल रेशोज में। अब एक्चुअल रेशो में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इनको? यहां पर क्या होगा, इस कंडीशन को सबसे पहले ले जाऊंगा मैं इस कंडीशन में, रेशो वाली कंडीशन में। उसको हम कैसे करेंगे? सीधा सीधा इन सारे के सारे रेशोज का, सारे के सारे फ्रैक्शंस का कर दो रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा। अब 2/5 को कर दो 5/2, 3/4 को कर दो 4/3 एंड 5/2 को कर दो 2/5। ठीक है, ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। और इक्वल टू की जगह पे हो जाएगा रेशो। हमें ये साइन हटा करके रेशो वाला साइन लाना है, तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, इस रेशो को भी उल्टा कर दो, इस रेशो को भी उल्टा कर दो और इस रेशो को भी उल्टा कर दो। अब ये बन गई फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन बनने के बाद सीधा सीधा वही कॉन्सेप्ट फर्स्ट कंडीशन वाला, मतलब यहां पर कंडीशन नंबर 2 में एक स्टेप हमारा बढ़ जाता है। तो 2 3 और 5 का यहां पर लूंगा मैं एलसीएम। 2 3 और 5 का एलसीएम आएगा 5 3 जा 15, 2 जा 30। एलसीएम आएगा 30, 30 से यहां पर मल्टीप्लीकेशन, 30 से यहां पर, 30 से यहां पर। अब अगर मैं 30 से यहां पर मल्टीप्लीकेशन करूं, 30 से यहां पर और 30 से यहां पर, तो मेरा एक्चुअल रेशो क्या आएगा? 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10 एंड 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6। एक्चुअल रेशो मेरा क्या बनेगा? 15 5 जा 75, रेशो में है 10 4 जा 40, रेशो में है 6 2 जा 12। अब यहां पर मुझे दिख रहा है कि 75 40 और 12 को कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इनको तीनों को डिवाइड कर दे। मतलब रेशो का मेरा सीधा सीधा कॉन्सेप्ट होता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीस्ट वैल्यू, किसी भी फिगर को बिल्कुल छोटे टर्म में, सबसे छोटे टर्म में आइडेंटिफाई करने के मैजिक को हम क्या बोलते हैं? रेशो बोलते हैं। तो यहां पर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से हो रहा है, ये 2 से, ये 2 से, ये 2 से नहीं हो रहा है, ये 3 से, ये 3 से, ये 3 से नहीं हो रहा है। तो मेरा जो एक्चुअल रेशो आएगा वो आ जाएगा 75/40/12। ओके गाइस, दिस इज ऑल अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेशो एंड प्रोपोर्शन। कैसी लगी आपको क्लास? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर कोई भी डाउट है आपको तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, क्योंकि डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिलता ही मिलता है। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। आगे की क्लासेस को देखने के लिए ये वीडियो जरूर देखना। थैंक्स फॉर ऑल। जय हिंद, जय भारत।